गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 का पुनर्अवलोकन करने वाले हैं, जिसमें एक बस के माध्यम से इस समाज की बोझ या यूं कह ले इस समाज की उपयोगिता पर व्यंग्य साधा गया है कि किस तरह से यह समाज किसी एक इंसान या एक वस्तु का जब तक उसमें अंतिम सांस होती है तब तक उसका खून चूसता रहता है, अर्थात उसका प्रयोग में लाता रहता है। हम कितना मतलबी और स्वार्थी हो गए हैं। लेखक 5 मित्र थे, जिन्हें पन्ना से सतना, सतना स्थान का नाम है जहां से जबलपुर के लिए ट्रेन मिलती है, पकड़ने के लिए सुबह पन्ना से चल पड़े। जब बस स्टैंड पर आए तो बस की अवस्था देखकर उन्हें बहुत दया आ गई, क्योंकि बस एक वृद्ध की भांति कराह रही थी और बस का मालिक कहता था कि ये चलती नहीं बल्कि दौड़ती है। और आश्चर्य की बात यह थी कि लेखक और उनके मित्रों के साथ, अन्य सवारियों के साथ, बस के मालिक का एक हिस्सेदार अर्थात पार्टनर, बस कई हिस्सेदारों का था, तो एक हिस्सेदार भी उस बस में सवार था और वह भी कहता था कि बस चलती नहीं बल्कि दौड़ती है। अब तो लेखक मान गए कि शायद वह दौड़ती होगी और वह देखना चाहते थे कि बस अपने आप चलती है। उन्होंने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती भी है, अर्थात इतनी जर्जर अवस्था में जो बस है वह अपने आप भी चलती है। बस क्या था, समय बीतते गया और उचित समय पर, निर्धारित समय पर जब बस छूटने वाली थी तब बस स्टार्ट हुई। बस जब स्टार्ट हुई तो ऐसा मालूम होता था कि बस नहीं बल्कि पूरा डब्बा ही इंजन है और लेखक और उनके मित्र इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं। बस तो स्टार्ट हो गया। हम दूर चलने के लिए चल गए, परंतु बस का सारा पुर्जा कांप रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था, अर्थात कहीं वो टूटकर हमारे अंदर ना घुस जाए, इस डर से उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हम सीट के नीचे इंजन है। समय होते ही बस चल पड़ी। लेखक ने इसकी तुलना, बस की चाल की तुलना गांधी जी से की है। गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात उस समय यह बस जवान हो रही होगी और सड़क पर सपाट दौड़ती होगी, परंतु आज वह बहुत दयनीय अवस्था है और हम उस वृद्ध वस्तु पर सवार है अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर भागने के लिए तैयार थे। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा है और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, अर्थात टंकी में छेद हो गई तो क्या हुआ, बाल्टी में पेट्रोल डाल करके एक नली से डायरेक्ट इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उससे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध में शीशी लगाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। हरिशंकर परसाई की ये विशेषता रही है कि वह अपनी रचनाओं में व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं और इस कारण उनकी रचनाएं की भाषा अत्यंत रोचक पूर्ण हो जाती है। रोचक अर्थात सुंदर लगने लगता है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी।
मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। इस पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न प्राय आता है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि अब बस का ब्रेक फेल होगा और बस जाकर इस पेड़ से टकराएगी और हम सब मर जाएंगे। इस कारण जो प्रकृति के दृश्य को लुभावने के लिए हर लोग आततायित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं उस दृश्य का अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए, आज वही दृश्य लेखक के मन में एक दुश्मन के रूप में बसा हुआ था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, परवाह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, अर्थात एक दूसरे से विरोध शुरू हो गया था। किसके बीच? मनुष्य के बीच नहीं, बस के पुर्जों के बीच। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, अर्थात ये तो किस्मत की बात है। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ा इंसान थक कर बैठ गया हो, ऐसा मालूम हो रहा था। हमें ग्लानि हो रही थी, अर्थात पछतावा हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया हो तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बस ठीक हुई और फिर थोड़ी देर आगे बढ़ी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात बस का लाइट जो है वो धीरे धीरे बूतने लगी, बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही, अर्थात अपनी तो आपकी बराबरी करने की अब उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अर्थात पुलिया से नीचे गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे लेकर इस बस के सफर कर रहे हैं, अर्थात हमारे साथ साथ हम तो खैर सवार थे जो बस पर सवारी कर रहे थे, परंतु उसके हिस्सेदार बस के एक एक पुर्जे से वाकिफ थे। टायर से लेकर इंजन और इंजन से लेकर तेल टंकी और बॉडी, कांच, शीशे सबसे वाकिफ थे, परंतु फिर भी वह हमारी ही भांति उस बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का भाव का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जहां वह क्रांति ला सके। वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। वह मर गया पर टायर नहीं बदला। और फिर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ऐसा उक्ति लिखा जाएगा, दूसरा घिसा टायर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने पर उम्मीद छोड़ दी थी जहां उन्हें ट्रेन पकड़ना था। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस से गुजरनी है और सीधे लोक को प्रयाण कर जाना, अर्थात स्वर्ग सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेतवी तान खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अर्थात जब मनुष्य परिस्थिति को अपना मान लेता है तो सारे हिंसा, द्वेष, मन, भय सब मन में से निकलना माना पड़ता है, अर्थात निकल जाता है और उसी परिस्थिति के अनुरूप जीवन जीने लगता है। यहाँ भी लेखक यही कर रहे हैं। लेखक इस पाठ से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात सुख दुख आते रहता है। हमें चाहिए कि हर परिस्थिति को अपना मान करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।